के मुद्दे पर बात करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी हैं। ईवीएम पर आए दिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और लोगों के मन में भी इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम इनसे बात करने वाले हैं। और वामन मेश्राम जी, आप बार बार यह कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला होता है, और जब से भारत में ईवीएम से चुनाव है तब से कई जगहों पर ईवीएम घोटाले के मामले सामने आए हैं। इसके विरोध में आपके द्वारा कई बड़े आंदोलन भी किए गए हैं। अभी तक ईवीएम के विरोध में 2014 से लगातार आंदोलन चला रहे हैं। ईवीएम घोटाले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और ईवीएम घोटाले से जुड़े कई ठोस सबूत भी आपने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं, और फिर भी भारत में ईवीएम को बैन नहीं किया जा रहा है, और इस पर वर्तमान सरकार झुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह से यह सवाल पूछा गया कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी क्यों नहीं कर रहे। तो इस पर दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया कि जब तक भारत में ईवीएम है तब तक मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ईवीएम से वोटिंग है तब से मोदी कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनमें अगर साहस है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए और मैदान में आ जाए। ईवीएम ही उनकी शक्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह सोच समझ कर कह रहा हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही कि जब तक ईवीएम है नरेंद्र मोदी की मोर्चाबंदी करना संभव नहीं है। ये बात उन्होंने कही, ये बात सही है कि जब तक ईवीएम रहेगी ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा, और जनता जिनको चुनना चाहती है वो चुनकर नहीं आ सकते, तो फिर बीजेपी की मोर्चेबंदी कैसे होगी? ये बात सही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर पर चुनाव करके दिखाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2004 में ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ और कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। 2009 में ईवीएम मशीन के आधार पर चुनाव हुआ और कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। दोनों बार कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के लोग अगर चाहते 2014 के चुनाव में तो बैलेट पेपर का चुनाव हो सकता था। कांग्रेस के ही तो नियंत्रण में था बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का, मगर कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। और अभी दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब तक ईवीएम मशीन है जब तक उसके खिलाफ मोर्चेबंदी करना संभव नहीं है। हमारी चुनौती है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। मगर आप लोगों को मौका मिला था 2014 में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का। इसके बजाय आप लोगों ने बीजेपी और आरएसएस के साथ समझौता किया, और बीजेपी के साथ 2014 और 2019 के चुनाव में समझौता था कांग्रेस का। इसी समझौते की वजह से लोगों का इतना ज़्यादा विरोध होने के बावजूद भी कांग्रेस ने बैलेट पेपर नहीं लाया। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं ने इसके विरोध में आवाज उठाई थी, फिर भी कांग्रेस ने उनकी बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये जजमेंट दिया कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसीलिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश देने के बावजूद भी 2014 में कांग्रेस ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा सके। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं भी होता है
इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पेपर ट्रेल मशीन लगाने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा सकता है। तो 2014 के चुनाव में ये करवाया जाना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं करवाया। उलट फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ना हो इसके लिए इलेक्शन कंडक्टिंग रूल में चेंज किया, 56C 56D ये रूल में चेंज किया, और चेंज करके बीजेपी को चुनाव जीतवाने के लिए अनुकूल माहौल बनाया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के ईवीएम घोटाले के सबूतों की वजह से जो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने पकड़े थे, उसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों को चुप कराने के लिए कांग्रेस ने यह समझौता किया था। और इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 56C 56D इलेक्शन कंडक्टिंग रूल जो है उसमें चेंज करने का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इससे ये बात प्रूव होती है। अब ईवीएम मशीन की वजह से नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री वो ईवीएम की वजह से राक्षस बन गया, वो काबू में नहीं आ रहा है, और कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हैं अब ईवीएम की वजह से। 2014 के चुनाव में 50 से नीचे ईवीएम की वजह से नरेंद्र मोदी ने लाया उनको, और 2019 के चुनाव में 50 के ऊपर लाया 52। उनका भी उसमें कोई मतलब एक बात ध्यान रखी कि 55 बनने से विरोधी पार्टी का अधिकृत नेता हो सकता है, मगर कांग्रेस का विरोधी पार्टी का अधिकृत नेता तक नहीं बनने दिया। ये सारे गंभीर परिणाम, नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव परिणाम, बहुत भयंकर परिणाम लोकतंत्र के विरोध में, लोकतंत्र की हत्या करने वाला ये मामला है। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में हमारी केस सुप्रीम कोर्ट में थी, और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 को, जब मार्च में चुनाव होने वाला है, तो फरवरी में केस डाला। और फरवरी में केस डालकर कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 8 अक्टूबर 2013 को, पेपर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि कैंडिडेट को आशंका है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी है, तो कैंडिडेट को पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती करने की मांग का अधिकार होगा। इसका मतलब है 100% रिकाउंटिंग होती। तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 में केस डालकर 50%, जबकि 100% गिनती का ऑर्डर दिया जा चुका था 8 अक्टूबर 2013 को, तो कांग्रेस ने उसके विरोध में 50% की गिनती, 50% मैच करने की डिमांड की कि ईवीएम मशीन का डाटा और पेपर ट्रेल मशीन का डाटा जो है 50% मिलान किया जाए, मैच किया जाए। जबकि 100% की रिकाउंटिंग की बात 8 अक्टूबर 2013 में हो गई थी, तो कांग्रेस को ऐसी केस लेकर नहीं जाना चाहिए था। और 100% जगह पर 24 अप्रैल 2017 को मैंने पेपर ट्रेल मशीन 100% जगह पर लगाने का आदेश लाया था। तो 100% जगह पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होने वाला था। तो कांग्रेस ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ना हो और बीजेपी का नुकसान ना हो, इसके लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के कांग्रेस के ही नेता लॉयर अभिषेक मनु संघवी के द्वारा केस दायर कर दिया और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए रोक लगा दी, और फिर बीजेपी को मदद किया।
ये सारी बातें ये सिद्ध करती है, शायद दिग्विजय सिंह जी को ये पता है या नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो हम लोग ये सारी डिटेल जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, अब उनको देने के लिए तैयार है। हाँ। और अगर दिग्विजय सिंह जी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए जो मैं कह रहा हूं, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं, 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम के बारे में हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। 2018 दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। जब कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया तो बीजेपी ने पहल करके कांग्रेस के साथ गुप्त समझौता किया कि ओके ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाई जाएगी विधानसभा में, राज्यों में। मैं एक शर्त होगी कि केंद्र में जिस राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, उसी राज्य में जब 6 महीने में चुनाव होगा तो 90% से ज़्यादा सीटें बीजेपी की चुनकर आएगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी के साथ दोबारा समझौता किया, और दोबारा समझौता करने के बाद में इसकी वजह से जिन राज्यों में 2018 दिसंबर माह में विधानसभा में सरकारें बनी कांग्रेस की, उस राज्यों में 90% से ज़्यादा सीटें लोकसभा की कांग्रेस की चुनकर आने के बजाय बीजेपी की चुनकर आई। उस समय का हमारे पास एक डाटा भी अवेलेबल है। वो डाटा ये है कि 230 विधानसभा में, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा थी सीटें टोटल, उसमें 203 विधानसभा पर मतदाताओं ने जितने वोट डाले उससे ज़्यादा वोट मशीन से निकले। और ये इसलिए ज़्यादा निकाले गए ताकि कांग्रेस को जितवाया जा सके। ऐसा हुआ, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, और कांग्रेस, इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने ही पहल करके ईवीएम मशीन लाने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। ये इतिहास है। इस इतिहास के बारे में शायद दिग्विजय सिंह जी जानकार है या नहीं है, पता नहीं है, मगर ये डाटा और सारे सबूत मेरे पास है। और यही सबूत लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन 100% लगाने का आदेश मेरे केस में दिया था। ये बात मैं दिग्विजय सिंह को बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। वो अगर वास्तव में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए देश में, ऐसा चाहते हैं, तो इसके लिए सारे देश भर में इसका आंदोलन शुरू करें। इसके लिए हम सारे देश भर में इस आंदोलन में पूरी संगठन शक्ति के साथ उनको साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ईवीएम तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही प्रयोग में लाई गई, और 2004 और 2009 का चुनाव कांग्रेस ने ईवीएम से जीता, और तब कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम के विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाई। और अब अचानक से ईवीएम से चुनाव से निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होता है, और अचानक से कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो 22 एमएलए तोड़कर बीजेपी में गए जी, और बनी बनाई कांग्रेस की सरकार गिर गई, तो उन 22 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया। 2 एमएलए शायद पहले भी थे, तो 24 जगह पर बाई इलेक्शन होने वाला है। तो दिग्विजय सिंह को ऐसा लगता है कि ये 24 के बाई इलेक्शन में भी वही लोग चुनाव जीतेंगे, ईवीएम रहेगा। तो ये एक संदर्भ है। अन्यथा दिग्विजय सिंह को ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
दिग्विजय सिंह के ये कहने का और एक मकसद हो सकता है ईवीएम का मुद्दा छेड़ने का कि 100% जीते बीजेपी ना जीते 50-50% हम लोग बांट ले। ऐसी सौदेबाजी के लिए शायद दिग्विजय सिंह ये बयानबाजी कर रहे हो। अब मैंने उनको सारे देश भर में इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए कहा और मैं उनको साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस ऑफर को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो दिल्ली में कांग्रेस वाले उनको निकाल देंगे, रखेंगे नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव ईवीएम के माध्यम से होने वाला है और कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के विरोध में आवाज़ उठा रही हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, और उसमें एक बहुजन मुक्ति पार्टी भी है जो लगातार ये कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट में इस काम के लिए गए थे, इस मुद्दे के लिए गए थे कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% जगह पर पेपर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव करवाने का आदेश दिया जाए, और ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद में जो 2019 को चुनाव हुआ, वो चुनाव में एक कांग्रेस ने उनको मदद की, हमने पहले ये कहा। यदि कांग्रेस ने ये मदद नहीं की होती और 1% का ही मिलान किया जाए, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस ने दिया, तो ये अगर 1% मिलान का ऑर्डर नहीं दिया होता तो 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट बरकरार रहता और 100% रिकाउंटिंग का जजमेंट बरकरार रहता। और अगर 100% का जजमेंट बरकरार रहता तो बीजेपी को चुनाव जीतना आसान नहीं था। तो हमारा ये कहना है कि 100% पेपर ट्रेल मशीन से 100% का जो ऑर्डर 8 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर अमल किया जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन अभी भी दाखिल है। हो सकता है कि अब तक उस पर फैसला आ गया होता, लॉकडाउन होने की वजह से रेगुलर हियरिंग नहीं हो रही है, इस वजह से वो रुका हुआ है। तो हमारा तो ये कहना है कि जो 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे 100% रिकाउंटिंग वाला जो जजमेंट है उस पर अमल किया जाए। यदि कैंडिडेट का यकीन नहीं है कि ये जो ईवीएम मशीन है उसकी काउंटिंग सही नहीं है, मैं पेपर ट्रेल मशीन से गिनती हो तो मैं जीत सकता हूं, यदि कैंडिडेट को ऐसा लगता है तो उसके एप्लीकेशन के आधार पर ये रिकाउंटिंग होनी चाहिए 8 अक्टूबर 2013 की। मेरा ये कहना है, हमारी इसके बारे में केस भी है। हम लोग ये कह रहे हैं इस दिशा में काम होना चाहिए, और इसी संदर्भ में हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई है। अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो केरला और तमिलनाडु में और कन्याकुमारी तक, हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो ईवीएम हटाओ वाला जो ईवीएम भंडाफोड़ जो परिवर्तन यात्रा है, वो परिवर्तन यात्रा पूरी हो गई होती 6 मई को। मगर कोरोना वायरस की वजह से वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो हमारा आंदोलन है अभी 2 स्टेट में बचा हुआ है। जैसे कोरोना वायरस का मामला ख़त्म हो जाता है, हम लोग केरला में और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक का हमारा अधूरा रहा हुआ आंदोलन फिर दोबारा छेड़ेंगे जी। और फिर उसके बाद एक और बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करने के बारे में प्लान बना रहे हैं। तो लोकतंत्र को बचाए बगैर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ईवीएम से जुड़े बहुत सारे जो आप लोगों के सवाल थे उस पर मेश्राम जी ने बहुत सही तरीके से जानकारी दी है। ऐसे ही और भी बहुत सारी जानकारी के लिए आप MNTV से जुड़े रहिए, और फिर अगर ईवीएम के बारे में कोई अपडेट होगी तो हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।